गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 11 विषय हिंदी। कहानी का नाम है नमक का दारोगा, जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा आरोपी दिन को अदालत में हाजिर किया जाता है और वहाँ के जितने लोग हैं या जितने काम करने वाले हैं वो आरोपी दिन के आगे पीछे घूमते हैं। यहाँ तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर से कुछ खिंचा हुआ दिख पड़ता था। वह न्याय का दरबार था। यह अदालत की बात हो रही है, परंतु उनके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल। आगे वंशीधर कहते हैं कि जहाँ पे पक्षपात होता है वहाँ न्याय नहीं हो सकता। जहाँ पक्षपात हो वहाँ न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यानी जहाँ पक्षपात होता है वहाँ न्याय हो भी नहीं सकता है। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया, क्योंकि अदालत में आरोपी दिन ने सबको पहले ही खरीद लिया था, इसलिए सब उनके पक्ष में थे। तो जो उनका केस है वो तुरंत समाप्त हो जाता है। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपने तजवीज़ में लिखा, तजवीज़ यानी निर्णय में लिखा, पंडित आरोपी दिन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निमूल यानी जिसका कोई अर्थ नहीं है और भ्रमात्मक है, यानी भ्रमित करने वाले हैं। वह एक बड़े भारी आदमी हैं, यानी वो एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। यहाँ तक यह बात कल्पना के बाहर है कि उन्होंने थोड़े लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया हो। आगे वो कहते हैं कि ये बात तो कल्पना भी नहीं की जा सकती कि उन्होंने थोड़े लाभ के लिए ऐसा छोटा काम किया होगा। यद्यपि नमक के दरोगा मुंशी वंशीधर का अधिक दोष नहीं है, यानी उनका भी कोई गलती नहीं है, लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि उनकी उद्दंडता और विचारहीनता के कारण एक भले मानुष को कष्ट झेलना पड़ा। आगे वो कहते हैं कि उनकी चंचलता और बिना सोचे काम करने की वजह से एक अच्छे व्यक्ति को हैरानी देखनी पड़ी। हम प्रसन्न हैं कि वह अपने काम से सजग और सचेत रहते हैं, किंतु नमक से मुकादिम की बड़ी हुई नमक हलाली ने उनके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। भविष्य में उन्हें होशियार रहना चाहिए। आगे वो कहते हैं कि हाँ, हम खुश हैं कि वो अपने काम के लिए सचेत रहते हैं, यानी काम में उनका ध्यान है, पर नमक की जिस सौदे पे वो हैं उसमें अपनी कर्तव्य निष्ठा में या अपने कर्तव्य करने की जो सोच उनकी है वो ख़त्म हो चुकी है, या उनकी बुद्धि ने काम करना छोड़ दिया है। यानी आगे वो उनको चेतावनी देते हैं कि भविष्य में उन्हें और होशियार रहना चाहिए। वकीलों ने यह फैसला सुना और उछल पड़े, यानी वो खुश हो जाते हैं। पंडित आरोपी दिन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। पंडित आरोपी दिन मुस्कुराकर वहाँ से चले जाते हैं। स्वजन बंधुओं ने रुपयों की लूट की। उदारता का सागर उमड़ पड़ा। यानी जैसे क्या है कि वो अदालत से छूटते हैं तो सभी लोग, यानी जो उनके रिश्तेदार हैं, वो पैसे लुटाने लगते हैं। उनकी लहरों ने अदालत की नींव तक हिला दी। जब वंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर से उनके ऊपर व्यंग बाणों की वर्षा होने लगी। यानी वंशीधर जब अदालत से बाहर आते हैं तो सब उन पे व्यंग यानी हंसने लगते हैं कि उन्होंने बहुत गलत किया। चपरासियों ने झुक झुक कर सलाम किया, किंतु इस समय एक एक कटु वाक्य, एक एक संकेत उनकी गर्वांगी को प्रज्वलित कर रहा था। यानी आगे क्या होता है कि जब वो बाहर निकलते तो लोग उन पे हंसते हैं, और जो चपरासी उनको झुक झुक के सलाम यानी उन्हें सलामी देते हैं, वो भी उन्हें एक कटु वाक्य कहते हैं। यानी मुंह पे तो कोई नहीं बोलता, पर पीछे उनके सब उन पर हंसते हैं। पर ये जो एक संकेत है ना, ये उनके मन को अंदर से खुश या सुख का अनुभव करवा रहा था कि हाँ, कम से कम उन्होंने तो न्याय का साथ दिया, वो सभी की तरह अन्याय नहीं कर रहे होते हैं।
कदाचित इस मुकदमे में सफल होकर वह इस तरह अकड़े हुए ना चलते। आगे वो सोचते हैं कि शायद वो जीत जाते ना तो इस तरह अकड़ के नहीं चल पाते, क्योंकि सभी लोगों ने अन्याय का साथ दिया है। वो अकेले ऐसे थे जो न्याय के लिए खड़े होते हैं। तो वो अनुभव करते कि शायद मैं सफल होकर भी इतना खुश होकर नहीं चल पाता जितना वो हारने पे भी उन्हें सुख का अनुभव हो रहा है कि हाँ, मैंने सच का साथ तो दिया, ईमानदारी की राह पर मैं टिका रहा। आज उन्हें संसार का एक खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ। यानी उन्हें आज संसार का एक विचित्र यानी अलग सा अनुभव हुआ कि यहाँ पर पैसों का ही बोलबाला है, क्योंकि आलोपी दिन अपने पैसे के बल पे छूटते हैं और वंशीधर के पास ऐसा कुछ नहीं होता कि वो अपनी बात साबित कर सके। न्याय और विद्वानता, लंबी चौड़ी उपाधियां, बड़ी बड़ी दाढ़ियां और ढीले चोंगे एक भी सच्चे आदर के पात्र नहीं है। आगे वो कहते हैं कि न्याय यानी जो अदालत है, यहाँ पे जो विद्वान हैं यानी जो पढ़े लिखे हैं, जिनके पास अच्छी अच्छी उपाधि है, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो आदर का पात्र हो। वंशीधर ने धन से बैर मोड़ लिया था, उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। कठिनता से 1 सप्ताह बीता होगा कि मुअत्तल का परवान आ पहुंचा। यानी उन्होंने धन से बैर तो मोड़ ही ले लिया था, यानी धन के साथ दुश्मनी तो कर ही ली थी। यानी 1 ही सप्ताह इस बात को बीता था और उनके पास नौकरी से बर्खास्त होने का लेटर आ जाता है। कार्यपरायणता का दंड मिला। यानी जो उन्होंने अपने काम किया, अपनी सच्चाई या लगनता से काम किया, उसका उन्हें दंड मिला। बेचारे भग्न हृदय, शोक और खेद से व्यथित घर को चले। बूढ़े मुंशी जी तो पहले ही से कुड़बुड़ा रहे थे कि चलते चलते इस लड़के को समझाया था, लेकिन इसने एक ना सुनी, सब मनमानी करता है। हम तो कलावर और कसाई के तगादे सहे बुढ़ापे में भगत बनकर बैठे और वह बस वही सूखी तनख्वाह। आगे क्या होता है, जब ऐसे ही उन्हें नौकरी से निकाला जाता है, ये खबर उनके पिता को मिलती है तो वो बड़बड़ाना शुरू करते हैं और कहते हैं कि मैंने इस लड़के को समझाया था पर इसने मेरी एक भी नहीं सुनी, हम तो बूढ़े हो गए हैं। अब जो उनकी तनख्वाह है, यानी जो बोलते हैं कि हाँ ऊपर की आवक पे ध्यान देना, अब तो जो सूखी तनख्वाह मिलेगी उसी में गुजारा करना है। हमने भी तो नौकरी की है और कोई ओहदेदार नहीं थे, लेकिन काम किया, दिल खोल कर किया और आप ईमानदार बनने चले हैं। आगे वो कहते हैं कि मैंने भी नौकरी की है, कोई ओहदा नहीं था पर अच्छी तरह से नौकरी की है। और अपने बेटे के लिए शब्द इस्तेमाल करते हैं या वंशीधर के लिए कि ये तो ईमानदार बनने चले। घर में चाहे अंधेरा हो, मस्जिद में अवश्य दिया जलाएंगे। यानी घर की हालत तो खराब ही है, लेकिन बाहर उनको भलाई करनी है, ये टोंट मारते हैं। खेद ऐसी समझ पर पढ़ाना लिखना सब अकर्थ गया। इसको थोड़े ही दिन बाद जब मुंशी वंशीधर इस दूर अवस्था में घर पहुंचे और बूढ़ा पिताजी ने समाचार सुना तो सिर पीट लिया। बोले, जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ लूं। बहुत देर तक पछता कर हाथ मलते रहे। क्रोध में कुछ कठोर वचन भी कहे और यदि वंशीधर वहां से टल ना जाते तो अवश्य ही यह क्रोध विराट रूप धारण करता। वृद्धा माता को भी दुख हुआ। जगन्नाथ और रामेश्वर यात्रा की कामनाएं मिट्टी में मिल गई। पत्नी ने तो कई दिनों तक सीधे मुंह से बात भी नहीं की। यानी जैसे पता चलता है वो पढ़ाई को लेके कहते कि तुम्हारी पढ़ाई लिखाई कोई काम की नहीं है या इसका कोई मतलब नहीं है। इसके अलावा वो अपना कहते हैं कि हाँ मैंने तुम्हें पढ़ा लिखा कर खराब कर दिया या तुम्हारी पढ़ाई लिखाई खराब है। वो अपना सिर पीटते हैं, पछताते हैं
वंशीधर को कठोर वचन सुनाते हैं। वंशीधर वहाँ से हटकर चले जाते हैं। उनकी माता भी दुख व्यक्त करती है और उनकी पत्नी कई दिनों तक उनसे बात भी नहीं करती। ठीक है विद्यार्थी मित्रों, आगे की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे।